हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस पर आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। था और रहेगा भी, ये हमेशा करता रहा है बच्चों के लिए। तो चलिए, आज आपके बीच मैं बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर का लेके आए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, नाम है चैप्टर का ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। वैसे कंपाउंड का आज अध्ययन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपको लेके हम आए हैं। प्लस आपको मैं इस लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि ये कौन कौन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होगा। बेटा जरा सा इसका हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ताकि हमें आगे पढ़ने में मदद मिले। आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, नो डाउट कि नहीं पढ़े होंगे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पहले चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा सा नॉलेज लेंगे ताकि आगे प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना हो। और बहुत जल्दी मैं आपके बीच, समझ ही रहे हैं, आप लोग को पता होना चाहिए ये कहानी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आपका लगभग केमिस्ट्री का एपिसोड मैं लास्ट करने के कगार पर हूँ और लाइव क्लासेस जब चलेगा तो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेटा दो होता है। बिना समय गंवाए स्टार्ट करना है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस भी है हमारे पास और बहुत सारे थ्योरी को भी देखना है, ठीक है, ताकि पूरा मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट डालो, आप कंपेयर करो, मैं बार बार कहता हूँ, फटाफट डाल दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना शेयर करना भूलना नहीं है। अच्छा जरूर लगना चाहिए, नो डाउट, लेकिन शुरू से लास्ट तक मैं बार बार कहता हूं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं किसी भी चीज़ को, किसी ऑप्शन को, किसी क्वेश्चन को, तो वहां पर ध्यान कंसंट्रेट करके देखिएगा, सुनिएगा। पूरे चैप्टर का कहानी आपको बता दिया जाता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास बेटा दो है। एक आपका कौन सा है? तो एक आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो आपका एसिड अमाइड है, अमाइड ग्रुप का कंपाउंड है। तो एक आपका एसिड अमाइड है, क्या है? एसिड अमाइड है हमारे पास। और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो अमाइंस ग्रुप है, दूसरा आपको अमाइंस ग्रुप है। हम एक एक करके दोनों के विषय में कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं बेटा एसिड अमाइड का। पहला किसका चर्चा कर लेते हैं? एसिड अमाइड का। एसिड अमाइड का चर्चा करेंगे, लेकिन इसको चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहता हूं कि अगर दिमाग में कुछ आपके पास है तो बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। जो मैं देने जा रहा हूं उसको सीधा वहां पर चिपका देना है, एकदम जेरोक्स मशीन की तरह डाल देना है। एसिड अमाइड को पढ़ेंगे बेटा तो सबसे पहले इसका जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो नाइट्रोजन होगा। फंक्शनल ग्रुप इसका CONH2 होता है। क्या होता है? CONH2, ठीक है। तो CONH2 बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन। ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे जगह पर स्ट्रक्चरल फार्मूला से भी पूछता है, संरचनात्मक सूत्र से भी पूछता है। तो जरा सा मैं उसका भी चर्चा कर लेता हूँ। संरचनात्मक सूत्र में आपका क्या आएगा? तो इसको तोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O NH H, ये आ गया। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4। 1 2 3 4। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 1। यह आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हो जाता है। डिफाइन भी इसको कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जहां पर रिंग जो बढ़ रहा है आपका, तो कहां से? कार्बन से बढ़ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। एकल वाह्यतम इलेक्ट्रॉन वाले फंक्शनल ग्रुप जिसके प्रथम बिंदु पर क्या पाया गया है? कार्बन पाया गया है, वो इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब इसका बेस नेम हम लिखेंगे, जो मूल और आधारभूत नाम होता है, वो इसका बेस नेम क्या लिखेंगे वो आपको जानना जरूरी है। तो बेस नेम में बेटा आप सिंपली जानते होंगे, अल्केन का कहानी तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अल्केन में क्या करेंगे? ई को रिमूव कर देंगे। ई को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव करना यानी हटा देना, ठीक है। रिमूव्ड बाय अमाइड के द्वारा इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड अमाइड है। अमाइड से हटा दिए तो मेरे पास बच क्या गया? तो अल्केन तो था,
ई को हटा के, अल्केन था, ई को हटा के अमाइड लगाएं तो क्या हो जाएगा, अल्केनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केनामाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला जो आपका बेसिक चीज था वो मैंने आपको सिखा दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया, फंक्शनल ग्रुप जो था वो बता दिया, उसके बाद डिफाइन कर दिया कि इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, और इसका बेस नेम लिखना IUPAC का नामकरण में वो हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, तो इसमें कार्बन ऑलरेडी अवेलेबल है बेटा। तो वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन अवेलेबल होता है, कार्बन उपस्थित होता है, उसका पहला कंपाउंड जब हम बनाते हैं, पहला यौगिक का निर्माण होता है, तो केवल हाइड्रोजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन। तो चलिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा के कंपाउंड बना लेते हैं। H हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, N हो गया, H हो गया, H हो गया। अब एक कार्बन के लिए नाम आप अल्केन में लिखिएगा तो मीथेन होगा। चूंकि कौन सा ग्रुप है, CONH2, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पर अमाइड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथेनामाइड। क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड आपका इसका नाम हो जाएगा, मिथेनामाइड हो जाएगा। नाम है तो नाम में तो कुछ रखा हुआ नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका से चलता है। तो मिथेनामाइड हिंदी में नाम लिखो या अंग्रेजी में नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मिथेनामाइड हो गया। इसका जब कॉमन नेम लिखिएगा, तो किसी भी कंपाउंड का जब कॉमन नेम लिखते हैं तो बेटा अगर उसमें एक कार्बन होगा तो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड का नाम है फॉर्म। क्या है, फॉर्म। अगर एसिड में होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो फॉर्मिक एसिड लिख देते। ठीक है, एल्डिहाइड में अगर आएगा तो फॉर्मल्डिहाइड लिख देंगे। ठीक है, कीटोन में आएगा तो उसमें भी फॉर्मानोन लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर अगर आपका अमाइड में है तो इसी का ये आपका IUPAC नेम हो गया। कौन सा नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया। जब इसका कॉमन नेम लिखिएगा, CN का मतलब कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका लिखेंगे तो फॉर्मामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नो डाउट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो अगला आपका कहानी मैं दिखाता हूँ इसका। जैसे आपका C, एक कार्बन लगा देंगे और CONH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। दो कार्बन, नंबरिंग करेंगे 1 2 आएगा। नाम जब लिखिएगा तो इथेनामाइड होगा। क्या होगा, इथेनामाइड आपका IUPAC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम जब आप इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो दो कार्बन के लिए एसिड वर्ड आता है तो एसीटामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसीटामाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नो डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3, CH है, ब्रांच लगा के लेते हैं, CH3, CH, C2H5 और CONH2। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें फर्स्ट बिंदु पर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके प्रथम पॉइंट यानी फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन पाया जाता है, तो वहां पर नंबरिंग का शुरुआत जो नामांकन करते हैं बेटा लोकेट नंबर जानने के लिए, वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को ही 1 माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर 1 अंडरस्टूड हो गया, ये होगा बड़ा चैन। 2 इधर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन ब्रांच इधर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 4। अब नाम लिखिएगा तो 2 नंबर पर इथाइल है, जैसा कि आपको 2 नंबर पर इथाइल दिखाई दे रहा है। 3 नंबर पर मिथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली ब्रांच को लिखेंगे जिसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और अमाइड ग्रुप है तो लास्ट में ई को हटा के अमाइड लगा देंगे, ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये तो इसका कहानी हो गया। अब इसके बाद एसिड अमाइड को क्लासीफाई कर दिया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमाइड क्या होगा वो आपका जरा कहानी जान लेते हैं कि 1 डिग्री अमाइड क्या होगा, और 2 डिग्री अमाइड क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं 2 डिग्री अमाइड क्या होगा, और 3 डिग्री अमाइड क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं कि 3 डिग्री अमाइड क्या होगा। चलिए तीनों को एक एक करके देखते हैं। 1 डिग्री अमाइड में क्या होता है कि बेटा ये C आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लिखिएगा तीनों का, तो फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा ही, NH2 यहाँ पर होगा, ये होगा, तो ये 1 डिग्री अमाइड। जब इसका नाम लिखिएगा बेस नेम, तो अभी अभी हमने बताया था, तो बिल्कुल अल्केनामाइड जैसे लिख रहे थे पहले दिखाए हैं, तो अल्केनामाइड इसका बेस नेम हो जाएगा। लेकिन जब 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और वहां पर कोई अल्काइल ग्रुप को जोड़ देंगे। तो चलिए 2 डिग्री वाला में क्या हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, ये तो रहेगा यहाँ पर, एक नाइट्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, एक हाइड्रोजन रहेगा। तो नया मेरे पास क्या आ गया, तो नाइट्रोजन पर अल्काइल ग्रुप, मिथाइल रहेगा तो मिथाइल, इथाइल तो इथाइल, प्रोपाइल तो प्रोपाइल। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा N अल्काइल,
एन अल्काइल, यानी नया क्या आया मेरे पास, ये अल्काइल ग्रुप आया, इसको लिख लिया। उसके बाद जो बचा वो अल्केनामाइड हो गया, तो इसके लिए अल्केनामाइड हम लगा देंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब तीसरा कहानी क्या है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ये रहेगा N। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों का दोनों, एक और हाइड्रोजन है उसको भी हटा देंगे, उसको भी क्या बोलेंगे, हटा देंगे। जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको 1 डिग्री अमाइड बोलेंगे। जब नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से, एक और एक अल्काइल ग्रुप वाला, तो उसको 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे। और जब नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको 3 डिग्री अमाइड कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही, तो यहाँ पर R लिख दीजिए और R डैश डाल दीजिए। R और R डैश अगर समान भी हो सकता है, यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल। अगर मान लीजिए कि यदि R आपका R डैश के बराबर है, दोनों तरफ मिथाइल होगा, तब इसका नाम क्या लिखेंगे, तो 2 बार NN लिखेंगे और डाई अल्काइल हो जाएगा। मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल जो भी होगा सेम चीज़, ठीक है। और उसके बाद अल्केनामाइड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अल्केनामाइड लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए यदि R का मान R डैश के बराबर नहीं होता है, हो सकता है एक इथाइल हो एक मिथाइल हो, तो दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे। N इथाइल पहले लिख देंगे, N मिथाइल बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो N अल्काइल, फिर लिखेंगे हम लोग क्या, तो N अल्काइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, तो अल्केनामाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्केनामाइड। तो ये आपके 3 तरह के हो गए। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास CH3 CH2, और यहाँ पर आपको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ध्यान से इधर उधर नज़र नहीं जाना है। CONH2 अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है बेटा, तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा। यहीं पे इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि CH3 है CH2 है, तो ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, CH3 CH2, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा ही N, और एक तरफ मिथाइल लगा दिए और एक तरफ हाइड्रोजन रहने दिए, तो ये आपका 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। तो N में क्या आ गया, मिथाइल, तो N मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद कोई परिवर्तन किए नहीं किए, 3 का 3 है, तो प्रोपेनामाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा। नो डाउट, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन बेटा बहुत खूबसूरत और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले इसीलिए समझा देते हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर पार्ट से नाम लिखना तो कम से कम आप जानो, कंपाउंड के विषय में कुछ तो इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, ताकि आगे हम रिएक्शन और बहुत कुछ समझाएंगे तो वहाँ तो जानकारी होना चाहिए। नोमेनक्लेचर का जानकारी बहुत मस्ट है। चलिए अब इसके बाद इसको हम 3 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, CH3 है CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर हम लगा देते हैं CH3 और यहाँ पर लगा देते हैं C2H5, दोनों अलग अलग लगा दिए। तो कौन केस आ गया, नीचे वाला, एक मिथाइल है और एक आपका इथाइल है, अलग चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर ये मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, तो नाम किसका लिखेंगे, पहले इथाइल का। थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा गलती है इसमें, N तो हम भूल ही गए, N यहाँ पर लगाएंगे तो ये N होगा और N के साथ दोनों लगेगा, ठीक है। अब नाम लिखिएगा तो क्या होगा, N इथाइल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, N पर मिथाइल हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट इथाइल पहले आता है, E पहले आता है, M बाद में आता है, ठीक है। और 3 कार्बन था तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइड लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था, इसका मैंने थोड़ा सा व्याख्या आपको दिया कि क्या होता है। अब हम दूसरा का चर्चा करते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप मेरे पास बेटा अमाइंस है, क्या है, अमाइंस है। अब इसका कहानी देखिएगा तो बिल्कुल सेम तरीका से पढ़ेंगे जैसे उसको पढ़े। मैंने पहले ही बोला था, पहले इसका फंक्शनल ग्रुप लिखो, तो फंक्शनल ग्रुप आपका NH2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिए, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, NH और ये आ गया, ठीक है। 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट होता है विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो 3 को बॉन्ड बना लिया, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब इसका बेस नेम जब लिखिएगा, सबका सिखा रहे हैं बिल्कुल सेम तरीका, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आदमी अगर घर में चलना सीखता है बेटा, पहाड़ पर और रोड पर किसी के मम्मी पापा हाथ धरा के नहीं सिखाते, घर में सीख गया, इट मीन्स उसको थोड़ा डायरेक्शन मिल गया कि रोड पर चलेंगे, बाएं चलेंगे, तो तरीका मेरा वही होगा। चेंज करेगा फंक्शनल ग्रुप तो परिवर्तन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी वही तरीका है, बेस नेम आपका अल्केन होता है, मैंने लिख दिया। अल्केन में ई को क्या करना है, रिमूव करना है, मैंने कर दिया। रिमूव्ड बाय किसके द्वारा, अमाइन ग्रुप है, वहाँ एसिड अमाइड था, अमाइड से किए थे,
यहाँ अमाइन है तो अमाइन से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे ही ई को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन हो जाएगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है इसको डिफाइन कीजिए। मोनोवैलेंट है क्योंकि चैन का शुरुआत एक ही जगह से हो रहा है, चैन का शुरुआत, लेकिन जहां से चैन का शुरुआत हो रहा है वहां नाइट्रोजन है, तो इसको भी लिख सकते हैं ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट नाइट्रोजन एट फर्स्ट पॉइंट। एकल वाह्यतम इलेक्ट्रॉन वाले फंक्शनल ग्रुप जिसके प्रथम बिंदु पर कार्बन नहीं उपस्थित है, और इसका पहला कंपाउंड बनाइएगा, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है और इसमें कार्बन है नहीं, तो पहला कंपाउंड बनाने के लिए आपको कार्बन जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम पहला कंपाउंड आपको दिखाते हैं। पहला कंपाउंड इसका क्या हो जाएगा, तो NH2 तो रहेगा ही, और इसमें कार्बन जोड़िएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 हो गया। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, एक कार्बन है तो मीथेन होना चाहिए। तो ई को हटा देना है, किसके द्वारा, अमाइन के द्वारा। हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो मीथेनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेनामाइन हो जाएगा। कोई डाउट है तो बोलिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH2 NH2 आपका दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनामाइन हो जाएगा। वैसे ही आप अगर आगे और भी बढ़ेंगे तो क्या आएगा, CH3 CH, उसके बाद आपका CH3 CH C2H5 ले लीजिए, यहाँ पर आपका CH2 ले लीजिए, और यहाँ पर आपका क्या लेंगे, NH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, NH2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर NH2 लेंगे। अब आपका क्या होगा, तो NH2। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग बेटा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन यहाँ से करेंगे, यहाँ से इधर से लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, जिस पर अमाइंस ग्रुप पहले आता हो, ठीक है। अब इसका नाम लिखिएगा तो 2 पर क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। उसके बाद 3 पर क्या आ गया, तो मीथाइल आ गया, और टोटल कार्बन 4 है अमाइंस ग्रुप का, तो ब्यूटेनामाइन लिख देंगे, ब्यूटेनामाइन लिख देंगे, कोई दिक्कत। कभी कभी NO जो आपका NH2 जो दिया हुआ है, ये जो आपका ग्रुप NH2 दिया हुआ है, इसका नाम हम लोग अमीनो सब्स्टिट्यूएंट्स में भी लिखते हैं। जैसे आपको अगर कंपाउंड हम दे दे, CH3 हो गया, CH हो गया, यहाँ पर NH2 डाल दिए, और यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी NH2 डाल दिए, CH2 है। तो ऐसे में आप नाम कैसे लिखिएगा, तो ये आपको ब्रांच के रूप में आ जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो। तो 1 2 और 3 लगातार इधर से आ रहा था, इधर से दूसरा तीसरा पर था, तो क्या लिख देंगे, 1 2 डाई अमीनो, और 3 कार्बन है तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे, डाई अमीनो प्रोपेन लिख देंगे। ऐसे ही आपको और भी कंपाउंड आ सकता है, जैसे CH2 है, जैसे 1 2 कंपाउंड और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही कंपाउंड आप लिखिएगा, यहाँ पर आपका CH2 है, ये आपका NH2 है, ये आपका CH2 है, ये CH2 है, ये आपका NH2 है, ठीक है। अब इसका कंपाउंड अगर लिखेंगे तो 1 2 और 3, तो क्या 1 और 3 पर 2 अमीनो है तो डाई अमीनो हो जाएगा, ठीक है, और 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, डाई अमीनो प्रोपेन। ऐसे हम इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। NO2 होता है तो नाइट्रो, ऐसे ये होगा तो अमीनो लगाएंगे, ठीक है। अब इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया है किसके आधार पर, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में। जरा ध्यान से देखिए, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ बेस नेम जो है वो लिख दीजिए, ठीक है, और इसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो 1 डिग्री अमाइन में क्या होगा, तो NH2 होगा, नाइट्रोजन आपका एक कार्बन से जुड़ेगा। 2 डिग्री अमाइन का कहानी जब देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो इसका आपका अल्केनामाइन सिंपल नाम होगा। और इसका लिखेंगे तो N पर अल्काइल ग्रुप, तो N अल्काइल अल्केनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 डिग्री अमाइन लेते हैं, कितना डिग्री, 3 डिग्री अमाइन लेंगे तो यहाँ पर N है, एक R, वही कहानी, और R डैश ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कहानी होगा, एक आपका R अगर R डैश के बराबर हो, दोनों अल्काइल ग्रुप अगर बराबर हो जाते हैं, R डैश के बराबर हो जाता है, तब क्या कंडीशन होगा, R डैश के, यानी यहाँ मिथाइल तो यहाँ भी मिथाइल, तो वहाँ पर N, N डाई अल्काइल हो जाएगा। 2 सेम ग्रुप होता है तो दोनों का लोकेंट नंबर तो लिखते ही हैं, और डाई लगा के एक ही साथ लिख देते हैं, और उसके बाद बचेगा तो अल्केनामाइन लिख देंगे। अगर एक कंडीशन यदि आपका R जो होता है वो R डैश के बराबर नहीं होता है, तो एक इथाइल होगा एक मिथाइल होगा, तो दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे, N अल्काइल, फिर N अल्काइल और अल्केनामाइन। क्या लिखेंगे, अल्केनामाइन लिख देंगे, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है।
ये 1 2 3 डिग्री समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन जब एक कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री बोले, नाइट्रोजन जब 2 कार्बन से जुड़ा, नाइट्रोजन 2 कार्बन, ये किधर और एक किधर कार्बन जाएगा, 2 कार्बन। नाइट्रोजन जब 3 कार्बन से जुड़ा तो उसको हम लोग 3 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए CH3 है, CH2 है, NH2 है, 3 कार्बन NH2 है। अब इसका नाम लिखिएगा तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा, बिल्कुल प्रोपेनामाइन हो जाएगा। ये आपका 1 डिग्री अमाइन का एग्जाम्पल हो गया। 2 डिग्री का, इसी को 2 डिग्री में चेंज करते हैं। जैसे आपका क्या दिया हुआ है, CH3 है, CH2 है, N हो गया, यहाँ पर CH3 लगा दिए, यहाँ H लगा दिए, तो N पर क्या आ गया, मिथाइल, तो इसका नाम लिख सकते हैं M मिथाइल। और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रोपेनामाइन लिख देंगे। अब इसी को 3 डिग्री में चेंज कर दो बेटा, 3 डिग्री में चेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा वो देखिएगा। CH3 है, CH2 है, N है, यहाँ पर C2H5 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, तो N पर आपका क्या आ गया, इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, तो मिथाइल का नाम लिखेंगे। इथाइल के बाद मिथाइल का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका N आपका मिथाइल हो गया और 3 कार्बन ही है तो क्या हो जाएगा भाई, तो मिथेना प्रोपेनामाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइन। तो इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइन हो जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसी का ले लो, 3rd डिग्री का ही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH2, यहाँ पर N है और इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, दोनों समान हो गया। तो इसी स्थिति में क्या करेंगे, 2 बार N लिखेंगे, कॉमा डालेंगे और डाई मिथाइल हो जाएगा। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख देंगे और अमाइन लगा देंगे, प्रोपेनामाइन हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार मैंने क्या किया, आपको एसिड वैसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, 2 फंक्शनल ग्रुप था, हालांकि NO2 भी आता है, ठीक है, वो नाइट्रो होता है, बहुत आसान चीज़ है, सिंपली NH2 के जगह पर NO2 डाल देंगे, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स में इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। मुख्य रूप से 2 थे और दोनों का व्याख्या मैंने आपको दिया। कैसा लगा एक बार जरूर बताएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो। याद रखो मैंने फिजिक्स का भी कुछ लेक्चर दिया है, आप शायद हमसे न पढ़े हैं, न जानते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए आऊँगा तो ये तो बेटा केमिस्ट्री है, इसमें बहुत सारे अपवाद आते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो सॉर्ट आउट करके आपको इनकम्प्लीट वे में दिया जाता है। हम नहीं, सबके द्वारा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट को खोल के ऑपरेशन में एकदम ऑपरेट कर दिया जाए। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो, ओपन सर्जरी हो जाए, लेकिन फिजिक्स को ओपन सर्जरी किया जा सकता है और मैथ तो बहुत आसान होता है। तो वहाँ भी पहुँचेंगे हम लोग, बहुत जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कंटेंट मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, हेलो अल्केन और हेलो एडेंस, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सीधे वहीं पर कदम डालेंगे। ठीक है, तब तक इसका सब्जेक्टिव और अच्छे अच्छे कंटेंट इसका भी आता रहेगा कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत होगा प्रॉब्लम का। आप देख रहे होंगे बहुत कुछ लेके आए हैं आपके लिए, कोई पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है। 40 क्वेश्चन बेटा 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। माइंड सेट कर लो कि जिस किसी भी क्वेश्चन को मैंने ऑपरेट किया है और उस क्वेश्चन से संबंधित अगर कहीं से कुछ छूट गया, तब आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ आपने बोला था ऐसे ऐसे ये चीज़ छूट गया, किसी चीज़ को नहीं छोड़े हैं। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, यानी प्राइमरी अमाइन का पता कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, वो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो टॉलरेंस मतलब टेस्ट करना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। ये अमाइंस का टेस्ट है, अल्कोहल का टेस्ट नहीं है। मैंने अल्कोहल का भी टेस्ट आपको पढ़ाया था ना, याद आया, टॉलरेंस रिएजेंट्स या सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल को और ईथर को अलग करने के लिए वहाँ पर हम लोग पढ़े थे। तो चलिए यहाँ पर अमाइंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस इसलिए पढ़ा दिए। ये 3 डिग्री अमाइंस, तीनों अमाइंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा हिंसबर्ग परीक्षण से। हिंसबर्ग परीक्षण से किसे, तो हिंसबर्ग परीक्षण की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि तीनों का पता लगा लेते हैं। यानी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस को अगर पहचानना हो, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे दे अमाइंस का और उसमें 1 2 3 डिग्री को कहे कि छांट के लिखिए, तो आप इस टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमको पूछ रहा है कि 1 डिग्री का कैसे करेंगे। बेटा 1 डिग्री अमाइंस का परीक्षण आइसोसाइनाइड टेस्ट के द्वारा होता है। 1 डिग्री अमाइंस जो होगा वो केवल आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है हमारा, आइसोसाइनाइड परीक्षण जो है
वो केवल 1 डिग्री को आइडेंटिफाई करके बताता है। इसमें करते क्या सब है वो कहानी जानना जरूरी है। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन जो होगा, एलिफेटिक किसको कहा जाता है बेटा, जो ओपन चैन में होता है। जो ओपन चैन में होगा उसको एलिफेटिक बोलेंगे, और जो चारों तरफ से घिरा हुआ होगा उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट जो होता है, जिसको माता पिता बोलते हैं, वो आपको पेरेंट बेंजीन को माना जाता है। किसको माना जाता है, बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यानी एरोमेटिक कंपाउंड जब आएगा तो साइक्लिक रिंग होगा और उसमें बेंजीन उपस्थित होंगे, ठीक है, बेंजीन के साथ अमाइन लगा होगा। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस, कोई भी अमाइंस हो 1 डिग्री का, एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइंस लेंगे और इसका रिएक्शन बेटा करवा देंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यानी आपको अगर अमाइंस दे दिया है, चाहे वो अमाइंस एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, ठीक है, उसका रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवा देना है, जो आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहलाता है। तो आपको क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड बना के दे देगा या कार्बाइलामाइन बना के दे देगा। इट मीन्स कि जो अमाइन आप ले रहे हैं वो 1 डिग्री अमाइन है। कितना डिग्री है, 1 डिग्री अमाइन है। अब कहता है कि एलिफेटिक अमाइन जो होता है वो बेटा क्या होता है कि अमाइन जल से कम घना होता है। यानी डेंसिटी जो होता है, एलिफेटिक अमाइन का डेंसिटी जो होता है वो जल से कम होता है। यानी जो वाटर का डेंसिटी होगा उससे एलिफेटिक अमाइन का डेंसिटी जो घनत्व होगा वो आपका कम होता है। और एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं उसका जो बंधन होगा एरोमेटिक के कंपैरिजन में, जो आपको बेंजीन रिंग में पाया जाएगा अमाइंस, उसके तुलना में जो आपका इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ये पॉइंट कमजोर मत समझो, आगे देखिएगा रिएक्शन में तो बहुत यूज है इसका। तो एरोमेटिक यानी आपका एलिफेटिक अमाइन जो होगा उसका बंधन एरोमेटिक अमाइंस के तुलना में मजबूत होता है। तो एरोमेटिक में कम क्यों होता है, तो एरोमेटिक में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर पाया जाता है वो डीलोकेलाइज होता है। जैसे पाई बॉन्ड हमारा डीलोकेलाइज होता है, वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड में लोन पेयर, जैसे मान लीजिए मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड का आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पर NH2 लगा दिए, ठीक है, ये आपका एनिलीन है। यहाँ से क्या होगा कि ये लोन पेयर आपको यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो रेजोनेंस की क्रिया होगी। रेजोनेंस का क्रिया हुआ तो ये बेटा क्या हो गया, डीलोकेलाइज हो गया, इसमें घूमते रहेगा। जब ये घूमेगा तो इसके बॉन्ड को क्या करेगा, कमजोर करेगा, स्टेबल करेगा, एनर्जी लूज करते रहेगा। तो एलिफेटिक अमाइंस का बंधन जो होगा एरोमेटिक अमाइंस के तुलना में मजबूत होगा, ठीक है, वो आपके मजबूत होंगे। लेकिन इसमें जैसे आपका CH3 है, CH2 है, NH2 है, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया बेटा, आपके एरोमेटिक हो गए। ये आपके क्या हो गए, तो एलिफेटिक हो गए, ये आपके एलिफेटिक हो गए। अब दोनों को देखिएगा तो इसका यहाँ पर फिक्स है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बंधन जो होगा ना ये आपके मजबूत होंगे और ये कमजोर होंगे। ये बताना मेरा उद्देश्य था। अब कहता है कि हिंसबर्ग परीक्षण जो है, जो हिंसबर्ग टेस्ट है, उसमें करते क्या है, तो 1 डिग्री अमाइन को लेंगे, हिंसबर्ग अभिकर्मक को लेंगे, जो आपका ये बताया हिंसबर्ग का भी ये 1 डिग्री 2 डिग्री तीनों का आइडेंटिफाई करता है। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री अमाइन को जब लीजिएगा और इसके द्वारा परीक्षण कीजिएगा, आइसोसाइनाइड के द्वारा कीजिएगा तो ये कहाँ नहीं आएगा, और हिंसबर्ग परीक्षण से कीजिएगा तो 1 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, यानी इसको लिख सकते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, अमाइड में। यानी 1 डिग्री अमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो अमाइन किस में चेंज कर जाता है, अमाइड में चेंज कर जाता है। किस में चेंज कर जाता है, अमाइड में चेंज कर जाएगा। इट मीन्स जो अमाइन आपका लिया गया है वो 1 डिग्री है। तो दोनों तरीका से मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें यूज हम किसका किए, तो पहला वाला जो आइसोसाइनाइड प्रोसेस था उसमें CH3Cl का यूज किए, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, मिथाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन, तो बेटा मिथाइल अमाइन अभी पढ़ाए हैं आपको, CH3NH2, बहुत आसान चीज है, ठीक है। मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो मिथाइल अमाइन का फॉर्मेशन बेटा हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन के द्वारा किया जाता है। कैसे करेंगे, तो 2 तरीका हम आपको बताएं। एक क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि अमोनिया का रिएक्शन करवा देना है
मिथाइल अल्कोहल के साथ, तो आपका 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो 1 डिग्री अमाइन यानी मिथैलामाइन का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मिथैलामाइन यानी मिथाइल अमाइन का निर्माण हो जाएगा। कब? जब एक रिएक्शन करवाएं कि मीथेन का यानी अमोनिया का रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करवा देंगे। अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ? तो मिथाइल अल्कोहल के साथ अमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो मिथाइल अमाइन बन गया। ये तो ये हो गया, लेकिन हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा वो भी कहानी समझिए कि उससे कैसे बनेगा। तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होगा कि प्राइमरी अमाइन बेटा यानी 1 डिग्री अमाइड। कितना डिग्री? 1 डिग्री अमाइड यानी CONH2। 1 डिग्री अमाइड क्या होगा? CONH2 का कोई भी कंपाउंड ये आपको 1 डिग्री अमाइड, और इसी में 2 डिग्री अमाइड आपको लेना होगा तो एक हाइड्रोजन हटा के एक अल्काइल ग्रुप लगा दीजिएगा। तो प्राइमरी अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी अमाइंस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइमरी अमाइड प्राइमरी अमाइंस में चेंज कर जाता है। किसके द्वारा? तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। तो प्राइमरी अमाइड हमने ले लिया यहाँ पर इसको, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री आपका अमाइड दिया। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइड है। इसको ब्रोमीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिए तो आपको मिथाइल अमाइन बन गया। यही हमको बनाना था, मिथाइल अमाइन हमको बन गया। किस में चेंज कर गया? मिथाइल अमाइन। और ये भी कितना डिग्री आया? तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया। कितना डिग्री? तो 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन किया। सोडियम कार्बोनेट NaBr H2O बाहर निकला। तो किसके द्वारा? तो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। तो कैसे कैसे बना हमने सारा तरीका आपको एक्सप्लेन करके रख दिया। इसलिए बोलते हैं कि मेरे एक्सप्लेनेशन पे जाइए। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं परिभाषित करता हूँ, तोड़ता हूँ, उसको ध्यान से देखिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन है बेटा, वहाँ मिटा हुआ था, मैंने उसी रिएक्शन को लिखा है कि आपको क्या दिया है? तो नाइट्रोफेनॉन दिया हुआ है। C6H5NO2 का रिएक्शन करवाना है। C6H5NO2 का क्या करवाना है? रिएक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ आपका मेटल लिया गया है, टीन है, या फिर जिंक ले लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है, और इधर आपका NaOH बेस लिया गया है, और आपको इसका रिएक्शन करवाना है। तो मेटल क्या करेगा बेटा? इसको रेड्यूस करवाएगा। मेटल क्या करेगा? इसको रेड्यूस करवाएगा, यानी ये खुद जो है ऑक्सीडाइज होगा, और इसकी में जो आपका ये दिया हुआ है इसको क्या करवाएगा? रेड्यूस करवाने का कोशिश करेगा। तो जब आप इसको रेड्यूस करवाइएगा तो रिडक्शन में क्या होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, ऑक्सीजन वाला पार्ट को बाहर निकालेगा। इसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। कैसे बाहर निकालेगा वो हम आपको बताते हैं। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन लूज करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन या मेटल जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को खींचेगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यानी धातु जो है वो धनात्मक होता है और ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक होता है। धनात्मक ऋणात्मक के बीच में आकर्षण बल लगता है, जैसे मेल और फीमेल में लगता है। बिल्कुल वैसे ही आकर्षण बल यहाँ लगेगा तो वो उसको खींच के बाहर निकालेगा, और रेड्यूस करवाकर बना क्या देगा? तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा, तो आपको C6H5NH2 का फॉर्मेशन कर देगा। यानी क्या? C6H5NH2 का फॉर्मेशन कर देगा। ये कौन सा ऑप्शन? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। CH3CN कमी पर देता है, यानी CH3CN का रिडक्शन करवाना है। क्या दिया हुआ है? CH3CN यानी मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन करवाना है। मिथाइल साइनाइड को क्या करवाना है? रेड्यूस करवाना है। तो रेड्यूस कौन होगा बेटा? तो वहाँ CN पार्ट जो है सो होगा, और CN पार्ट को रेड्यूस करवाना होगा तो मेटल के साथ रिएक्शन करवाना होगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या होगा आपका कि ये जो मेटेलिक पार्ट आपका प्लेटिनम लिए हैं, LiAlH4 लिए हैं, ये पार्ट क्या करवाएगा? इसको रेड्यूस करवाएगा। इसको क्या करवाएगा? रेड्यूस करवाएगा। और रेड्यूस करवाने के बाद यहाँ पर ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़कर किस में चेंज कर जाएगा? तो इसमें आपका चेंज कर जाएगा इथाइल अमाइन में चेंज कर जाएगा। किस में चेंज कर जाएगा? इथाइल अमाइन में चेंज कर जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था कि CH3CN को जब हम रेड्यूस करवाते हैं तो बनता क्या है? तो मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन जब करवाया जाता है तो ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिडक्शन करवाना है। ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा और इसको रेड्यूस करवा के किस में चेंज कर देगा? तो आपको इथाइल अमाइन में चेंज कर देगा। तो इथाइल अमाइन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, अब यहीं पर क्या करेंगे कि जब यहाँ पर ये आपका मिथाइल साइनाइड था, ध्यान से देखिएगा, ये मिथाइल साइनाइड था। क्वेश्चन आपको
चेंज करके भी पूछा है। आज जब यहीं पे मिथाइल साइनाइड के जगह पर N को पहले ले आएंगे, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है जिसकी कनेक्टिविटी चेंज कर जाती है, आइसोमेरिज में मैंने पढ़ाया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जब हो जाएगा तो आइसोसाइनाइड के केस में बेटा क्या हो जाएगा, उल्टा कहानी हो जाएगा। यहां पर भी रिडक्शन करवाएंगे तो यही चीज लेगा, लेकिन बना क्या देगा, तो यहां पर बेटा बन जाएगा आपका NH, ठीक है, और यहां पर CH3 और यहां पर CH3, तो ये आपका डाइमिथाइल अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल अमाइन हो जाएगा। दोनों चेंज कर जाता है, पोजीशन चेंज करने से बहुत कुछ बदल जाता है। आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने दिखा दिया, 2 क्वेश्चन इसे आते थे, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मोस्ट बेसिक कौन है, यानी सबसे अधिक क्षारीय कौन है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, C6H5NH2, C6H5(2NH) और CH3NH2 और CH3(2NH). ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, वही आपसे पूछा जा रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने एक एक पॉइंट सारे ऑप्शन पर चर्चा किया है। अब देखो बेटा, सब में नाइट्रोजन लगा हुआ है क्योंकि कंपाउंड ही नाइट्रोजन का पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन का जो बेसिक गुण होता है ना बेटा, वो लोन पेयर के कारण होता है। किसके कारण होता है, लोन पेयर के कारण बेसिक गुण होता है। क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है, इस लोन पेयर को बेटा हम लोग सूडो निगेटिव चार्ज बोलते हैं, सूडो निगेटिव चार्ज बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बेस जो होता है वो OH- को देता है। किसको देता है, OH- को। जो H+ को देता है उसको एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लोन पेयर नाइट्रोजन पर पाया जाता है, इसी लोन पेयर के कारण ये बेसिक बिहेवियर को शो करता है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सूडो निगेटिव चार्ज होता है। चलिए अब आगे देखिएगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है या बेस को दर्शाता है। पहला नंबर पॉइंट। अब कहता है कि ये तो सब में तो नाइट्रोजन तो चारों में है, तो चारों को बेसिक होना चाहिए। अब चारों में एगो को ढूंढना है जो सबसे ज्यादा बेसिक है। उसके लिए क्या करेंगे, C2H5NH2 इज मोर बेसिक देन CH3, यानी इथाइल अमाइन जो है वो मिथाइल अमाइन से ज़्यादा बेसिक है। यानी कहने का मतलब ये मिथाइल अमाइन है और ये आपका इथाइल अमाइन है। तो इथाइल अमाइन, इसको आप तोड़िएगा तो C2H5NH2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कार्बन आपका 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 1 7 5 2 7 नाइट्रोजन। तो इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक है, काहे ज़्यादा बेसिक है। अब इथाइल अमाइन जो है वो मिथाइल अमाइन से ज़्यादा बेसिक है। काहे बेसिक है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इथाइल अमाइन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है आपका इथाइल अमाइन में वह आपका अधिक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो बेसिक बिहेवियर बढ़ जाएगा। तो इथाइल अमाइन पर मिथाइल अमाइन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का घनत्व डेंसिटी ज़्यादा है, इसके कारण ये H+ को ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि निगेटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो मिथाइल के तुलना में इथाइल ज़्यादा हो गया। अब ये 2 पार्ट बचा हुआ है, दोनों में क्या दिया हुआ है, फेनाइल। तो फेनाइल से समझिए कि इथाइल कैसे ज़्यादा है। इससे ये ज़्यादा है वो मैंने समझा दिया। अब इन दोनों से भी ये ज़्यादा है, यानी ऑप्शन ये आपका आने वाला है। ये कैसे है वो आपको दिखाते हैं। C6H5NH2 आपका जो है वो आपका कम बेसिक होता है, यानी C2H5NH2 आपको ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। अब ये कम बेसिक क्यों है, तो बेटा वही कहानी, यहाँ पर आपका जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा CH3 CH2 और ये आ जाएगा NH2, और ये जो लोन पेयर होगा ये लोन पेयर फिक्स होगा। लेकिन जब C6H5NH2 में चलिएगा तो आपको याद होगा, मैंने अभी समझाया है जस्ट इससे पहले, एलिफेटिक। और यहाँ पर NH2 जब होगा तो इस NH2 में क्या होगा कि आपका ये डीलोकेलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज। और यहाँ पर किसकी क्रिया हो जाएगी, रेजोनेंस की क्रिया हो जाएगी। और ये जो आपका लोन पेयर निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन पर, ये डीलोकेलाइज हो जाएगा, यानी अपने लोकेशन पोजीशन को चेंज कर देगा और रेजोनेंस के कारण ये इसमें घूमना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये घूमेगा
तो जैसे ही ये यहाँ आया तो किसको लिया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लेगा तो न्यूट्रल होगा, तो बेसिक बिहेवियर इसका क्या होगा, समाप्त होते चला जाएगा। नहीं, बेसिक यानी जब निगेटिव है पॉजिटिव को ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो बेसिक बिहेवियर उसका खत्म होगा। तो यही लिखे हैं कि C6H5NH2 में, क्योंकि इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रोटीनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटीनेशन होता है, यानी प्रोटीनेशन कहने का मतलब प्लस चार्ज को वो लेने के कारण कम उपस्थित होता है। लोन पेयर चार्ज पॉजिटिव को ले लिया तो निगेटिव आपका खत्म होते चला जाएगा। और बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के कारण डिलोकेलाइज हो जाता है, यानी दो कारण, क्या डिलोकेलाइज भी हो गया तब भी निगेटिव खत्म, प्रोटॉन को ले लिया तब भी निगेटिव खत्म। तो यहाँ पर इस दोनों के तुलना में भी ये ज़्यादा हो गया, इसके तुलना में भी ज़्यादा हो गया। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रत्येक साल बोर्ड में एक एक क्वेश्चन हमेशा देखे, हालांकि जेई में भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, COOH समूह के अतिरिक्त अमीनो एसिड होता है, यानी इन एडिशन टू COOH। COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, हमने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका कौन सा होगा भाई, अमाइंस का कौन होगा, NH2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें एनिलीन में पाई बॉन्ड बनाता है बेटा, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखो भाई पहले। तो एनिलीन में, एलिनिल में क्या बेंजीन, और बेंजीन में क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे, तो ये आपका एनिलीन हो गया, ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया। अब इसमें पाई बॉन्ड पूछ रहा है तो लिख दो, ये आपका पाई, ये पाई, ये पाई, क्या को पाई बॉन्ड हो गया, 3 गो दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 गो पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो अमाइड ग्रुप कहा जाता है, या एसिड अमाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है, तो अमीडो ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विथ, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये चारों में से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब आपका ऐसा प्रोडक्ट देगा जो आपको एक्वस NaOH में घुलनशील होगा। यानी इस चारों कंपाउंड में यहाँ पर आपका थोड़ा इरर है, R होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये H नहीं होगा, R होगा, R होगा, ठीक है। ये कहानी आपको यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इरर था, तो इसमें कह रहा है कि इन चारों में से किसके साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये आपका बेंजीन यानी C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस नेचर का होगा उसमें घुलनशील होगा। यही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हमने क्या करवाया कि RNH2 यानी जो प्राइमरी अमाइन है, वो प्राइमरी अमाइन को किसके साथ, तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो HCl यहाँ से बाहर निकल गया और ये बना लिया, और यहाँ से ये H2O एक्वस फॉर्म में लिए हैं, तो H2O एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करवा के हमने इसको प्राप्त कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये R नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री अमाइन, यानी ये चारों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो बेटा साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस जब करवाते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपका क्या दे देता है, तो 1 डिग्री अमाइन दे देता है। मैंने आगे इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो यहाँ पर कुछ वैसा था नहीं, तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 1 डिग्री अमाइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड, एनिलीन का रिएक्शन करवाना है एसिटल्डिहाइड के साथ, तो क्या बनाएगा भाई, एनिलीन का रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के साथ करवाइएगा तो सिप्स बेस बनाएगा, और सिप्स बेस से, सिप्स क्षार से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब देखिए ये आपका बेटा क्या है, तो एनिलीन है, अभी मैंने बताया है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, तो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, कॉमन नेम है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है, या इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं, एसिटल्डिहाइड है। दोनों का रिएक्शन हमने करवाया, तो रिएक्शन बड़ा सिंपल रिएक्शन होता है, ठीक है, इसको तोड़ देंगे CH3 + CHO- ऐसे करके, और सिंपल रिएक्शन होगा, लोन पेयर यहाँ से क्या होगा, टूटेगा, और टूट के क्या बना ले, इमाइन और सिप्स बेस बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये सिप्स बेस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मैंने उपयोग से भी आपके बुक में देखा है कि क्वेश्चन कई एक मॉडल पेपर सैंपल पेपर में क्वेश्चन था, उपयोग से पूछा है बोर्ड में। तो सिप्स बेस जो होता है इसका उपयोग एंटीबैक्टीरियल के रूप में, बैक्टीरिया को मारने में या बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करने में, बैक्टीरिया जो होता है
उसके बाद एंटी फंगस को मारने, फंगस के विरुद्ध काम करता है, फंगल डिजीज होगा, फंगल नोचनी खुजली खाक हो जाएगा उसमें। एंटी मलेरिया, आपको मलेरिया का बुखार लग जाता है, ठीक है, एनोफ्लिज मस्क्यूटो काट लेता है तो एंटी मलेरिया का बुखार आ जाता है, मलेरिया का टाइफाइड ये सब हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसमें कैटेलिस्ट के रूप में भी हम लोग चिप्स बेस का इस्तेमाल करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। इतना ही नहीं, रंग में भी किया जाता है, रंग जो कलर आपके बन के आते हैं, डाई जो होता है उसमें भी किया जाता है। कोरोजन इन्हिबिटर यानी जंग से परिरक्षक के रूप में आपको जब इस चिप्स बेस का इस्तेमाल कीजिएगा तो किसी भी चीज़ को जंग लगने से बचाने का काम करेगा। खाद्य उपयोग में फूड इंडस्ट्री जो होता है यानी खाने पीने वाला सामान जहां बनता है वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पसेस यानी आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या किसी भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु से बचना हो तब आप इस बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो चिप्स बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमाइन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ उपचार में अल्कोहल बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 अमाइंस दिया हुआ है, नाइट्रस एसिड के साथ उसका रिएक्शन करवा के अल्कोहल बना देना है बेटा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ? तो नाइट्रस एसिड के साथ आप करवाइएगा, किसके उपस्थिति में? तो आपका NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उपस्थिति में, और 273 से 278 केल्विन पर जब हम गर्म करेंगे तब आपका बेटा क्या कहानी होगा? तो इसमें ये टूट जाएगा। ये एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है जो हाईली अनस्टेबल होगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यही अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, RNH2 का रिएक्शन HNO2 यानी क्या 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ये गर्म करेंगे, ROH बन जाएगा डायरेक्ट, ये भी आपका अल्कोहल बना। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन पूछ रहा था इन चारों कंपाउंड में किस कंपाउंड का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, यानी ये सब का सब अमाइन है, चारों अमाइंस में किस अमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाइएगा तो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो मैंने दिखा दिया। तो किस में होगा? तो 1 डिग्री अमाइंस जो आपके आ रहे हैं, तो 1 डिग्री अमाइंस कौन है? ये है, क्योंकि इसको अगर तोड़िएगा तो N हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। यहाँ पर देखो बेटा, तो ये आपका CH3 है और ये आपका NH2 है दिया हुआ, और ये आपका CH3 तो NH हो गया, ये आपके CH3 और CH3। तो देखिए आपका ये ऑप्शन तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और इन दोनों में, इसमें और इसमें जब देखिएगा तो इन दोनों में जो अमाइंस है उसमें हाईली बेसिक नेचर का कौन होगा? तो हाईली बेसिक नेचर का इन दोनों में बेटा ये आता है, इसीलिए ये आप का रिएक्शन करेगा, न कि वो करेगा। ठीक है, चलिए सब ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिए। अब कहता है द एक्ट ऑफ HNO2 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोसो। ठीक है, अब सेकेंडरी अमाइन को क्या करेंगे? सेकेंडरी अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या देगा? नाइट्रोसो का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सेकेंडरी अमाइन को H2, इसको अगर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको नाइट्रोसो का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल अमाइन में भी प्रिपेयर्ड बाय, तो अभी मिथाइल अमाइन को बनाए थे, जस्ट बनाए हैं, किससे? हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि अमाइड्स में बी कन्वर्टेड टू अमाइन। अमाइड को किस में चेंज करना है? अमाइंस में चेंज करना है। पहला दूसरा क्वेश्चन में ही बताए हैं, अमाइंस को अमाइड में चेंज करेंगे तो किस रिएक्शन के द्वारा करेंगे? तो अभी ये बताए हैं, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा, या हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के द्वारा, जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि अनप्लीजेंट स्मेल यानी बदबूदार, खुशबूदार नहीं, प्लीजेंट मतलब खुशबूदार और अनप्लीजेंट मतलब बदबूदार। अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमाइन इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH हीट। अभी ये तो बताए हैं, किसी भी प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल, किसी भी प्रकार का प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री आपका अमाइन है, किसी भी प्रकार का 1 डिग्री अमाइन को CHCl3 के साथ
और इन प्रेजेंस ऑफ क्या, और अल्कोहल दिया हुआ है C2H5OH के साथ रिएक्शन करवा दीजिएगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करवाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड दे देगा, बस यही कंपाउंड था। अब कहता है द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एनिलीन एंड नाइट्रस एसिड, एनिलीन और नाइट्रस एसिड के साथ, तो अभी तो बेटा बताए हैं इससे पहले भी, एनिलीन और नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड NaNO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बना देगा, अभी अभी बताए हैं आपका डाइजोनियम सॉल्ट जो बना था वही कहानी है, तो क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, यही डाइजोनियम सॉल्ट है। और वहाँ पर NaOH में मिलाना था तो वाटर के साथ NaOH में मिलाए थे, यहाँ पर यही छोड़ दिए, कहानी खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अमोंग कंपाउंड C3H7 NH2 NH3 CH3 NH2 ये इस सब में पूछ रहा है कि कम एसिडिक कौन, कम बेसिक कौन होगा, तो अभी अभी समझाएं कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, तो C6H5Br2 होता है। और सबसे कम कौन होगा, तो जिसमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का डीलोकेलाइज होगा, और रेजोनेंस होने के कारण प्रोटीनेशन की क्रिया भी हो जाएगी, और रेजोनेंस होने के कारण उसका बॉन्ड आपका यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे, तो उसका बेसिसिटी घट जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो C6 बेंजीन वाला ये आ जाएगा, C6H5NH2। क्यों, तो ड्यू टू मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, क्षारीय क्षमता घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है वो पता नहीं है। चलो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि यहाँ से ये आपका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर X ये पूछ रहा है कि ये X क्या होगा, तो X आपका Li, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि द अमाइन विच विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड लिबरेट नाइट्रोजन ऑन, क्या कहता है कि वैसे अमाइन जिसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, HNO2, यानी अमाइंस का रिएक्शन HNO2 के साथ करवाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन गैस को विल नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड लिबरेट नाइट्रोजन गैस, क्या कहता है, जो नाइट्रोजन गैस को देने का काम करता है। HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रस एसिड को देगा, वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं देगा, यानी वैसा अमाइन जो NHO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा। ओनली 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव नाइट्रोजन गैस, मात्र 1 डिग्री का अमाइन यानी प्राइमरी प्राथमिक अमाइन जो होगा वही आपको नाइट्रस के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस को देगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब सब में डाल दीजिए, यहाँ आपका एक लोन पेयर आएगा, यहाँ 2 लोन पेयर आएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना लोन पेयर, ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया तो 1 लोन पेयर, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर। अब आप इसको देखिएगा तो ये आपका लोन पेयर है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अटैक करेगा, टूट के आपका यहाँ आ जाएगा, ये 3 प्लस आ गया, यहाँ पर 1 लोन पेयर R प्लस बना लिया N2, तो नाइट्रोजन को कौन मुक्त किया, तो नाइट्रस है बेटा, यही है आपका HNO2, ये नाइट्रस एसिड, नाइट्रस क्या है, एसिड है, ठीक है। अब इसके साथ जब 2 डिग्री अमाइन को करवाइएगा तो नाइट्रोजामाइन बनाया, इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया, ये नाइट्रोजन दिया, और 3 डिग्री अमाइन भी अमोनियम सॉल्ट बना लेता है, ये भी आपको नाइट्रोजन देने का काम नहीं करता है। तो कौन नहीं देगा, तो ट्राईमिथाइल अमाइन, 3 डिग्री का अमाइन, ट्राईमिथाइल यानी क्या, 3 मिथाइल अमाइन में, यानी N हो गया और इधर आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया और CH3 हो गया, 3 डिग्री। तो केवल 1 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनिलीन के डायोनाइजेशन में प्रारंभ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अधिकता का उपयोग किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन में बेटा, इन द डायोनाइजेशन ऑफ एनिलीन विथ सोडियम नाइट्रेट, एनिलीन का सोडियम नाइट्रेट के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो एनिलीन सोडियम नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक बेसिक एसिडिक,
क्या करेगा, मिलेगा तो बेस और एसिड मिलता है तो बेटा न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज द बेस लिबरेट। इसमें जो बेस, इन दोनों से जो बेस निकलेगा उस बेस को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, बेस को एसिड मिलकर न्यूट्रल बना देगा, चलिए उदासीन बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द अमीनो एसिड आर द इंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में अमीनो एसिड इंड प्रोडक्ट किसका होता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जब पाचन होता है हमारे शरीर में तो किस चीज को पचाता है, यानी हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज पाया जाता है जिसको पचाते पचाते जब अंत स्टेज में आता है तो वहां से आपको अमीनो एसिड बनता है, यानी अमीनो एसिड आपको मिल जाता है आपको, तो बेटा प्रोटीन से होता है। का है वो जरा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि ये प्रोटीन की मदद से, यानी अमीनो एसिड की मदद से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड की मदद से अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पेप्टाइड बंधन का निर्माण करके प्रोटीन को बनाता है। यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड या प्रोटीन के निर्माण में अमीनो एसिड की बहुत भूमिका होती है। जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं तो डाइजेस्ट करवाने के अंतिम कगार पर वही जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन अमीनो एसिड कर कर प्रोटीन का निर्माण करवाता है, वो बंधन जब डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड आपका टूट जाता है। वो जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटता है तो जुटा हुआ था तो अमीनो एसिड उसके सब उसमें उपस्थित था, आज जैसे ही टूटेगा तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का डाइजेशन जब करवाएंगे तो लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, एंड प्रोडक्ट आपका अमीनो एसिड मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नाइट्रोसोवाइल विथ HNO2। क्या कहता है, इसमें से कौन जो है वो आपका नाइट्रोसोवाइल HNO2 के साथ देता है। तो 2 डिग्री अमाइंस जो होगा, 2 डिग्री अमाइंस जो होगा वो पीला कलर का वाइली एन नाइट्रोसो कंपाउंड को देता है, ठीक है। और पीला कलर का वाइली एन नाइट्रोसो कंपाउंड 2 डिग्री का ये होता है। तो कौन सा हो गया, तो सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो आपको HNO2 के साथ रिएक्शन करके पीला कलर का क्या करता है कि वाइली नाइट्रोसो कंपाउंड को देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल का, अब देखो सबका बेटा देखो, इसका क्या नाम है, तो इसका भी नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और इसका CNO का मतलब होगा साइनेट, साइनेट, ठीक है। और इसका नाम लिखेंगे तो मिथाइल, एम्बिडेंट लिगेंड से सब में मिथाइल, और यहाँ CNO था, N यहाँ पहले है तो ये हो जाएगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिखिएगा तो CH3 के लिए क्या आएगा, मिथाइल, और CN के लिए क्या आ जाएगा, तो साइनाइड, ठीक है। इसका नाम जब लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, और NCS के लिए लिखेंगे तो थायोआइसोसाइनेट, थायोआइसोसाइनेट। आपसे पूछ क्या रहा था, मिसाइल आइसोसाइनेट, तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन पूछता आपको, इसमें पूछता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिथाइल थायोआइसोसाइनेट पूछता तो ये लगाते, मिथाइल साइनेट पूछता तो वो लगाते, मिथाइल साइनाइड पूछता तो ये लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, जब NH3 की अधिकता एल्काइल हैलाइड के साथ प्रक्रिया की जाती है तो प्राप्त है। जब NH3 रिएक्ट करेगा एक्सिस अल्काइल हैलाइड, NH3 यानी अमोनिया का रिएक्शन, किसका रिएक्शन, अमोनिया का रिएक्शन ज़्यादा मात्रा में अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है वही आपसे पूछ रहा है। तो बेटा देखो होगा क्या, अमोनिया का रिएक्शन ज़्यादा मात्रा में अल्काइल हैलाइड, यानी ये एक्सेस अमाउंट में, ये जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया क्या करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये आपका बेटा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल निगेटिव होता है, और ये आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो ये आपको यहाँ अटैक किया, और जैसे ही यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ आएगा, ये इस पर अटैक कर देगा, यहाँ से ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या सब कहानी होगा। ब्रोमीन अपने साथ माइनस ले गया, यहाँ प्लस छोड़ दिया, यहाँ पर किसको छोड़ दिया, प्लस को छोड़ दिया। यहाँ से ये आपका बाहर निकला तो माइनस लेके गया है, ये माइनस इसको दिया तो यहाँ ये प्लस छोड़ दिया,
और यहाँ ही ब्रोमीन गया तो माइनस, यहाँ ही प्लस छोड़ा, यहाँ ही प्लस छोड़ा, बीच में क्या आ गया माइनस। तो इन दोनों के साथ आपका क्या मिल गया, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इसका निर्माण हो गया। अब चूंकि यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो ये आपका किसमें है, NH3 रिएक्ट किया है एक्सेस अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड ज़्यादा मात्रा में, फिर आपका NH3 के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो ये NH3 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो अल्काइल हैलाइड हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है, किस मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर CH3 CH2Br को लेंगे, ये ज़्यादा, ये आपका ज़्यादा मात्रा में, NH3 तो कम दिया हुआ है। अब इसके बाद CH3 ये दिया हुआ है, अब इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा NH4 आपका बाहर निकल जाएगा। और इस पूरे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर NH3 न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और CH जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था, तो यहाँ से मिला क्या, तो 1 डिग्री अमाइन मिला। कितना डिग्री, 2 हाइड्रोजन है, ये है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 डिग्री अमाइन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो N लिखो, H लिखो, इधर R लिखो, इधर R लिखो, एगो लोन पेयर होगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड देखिए इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड, एगो लोन पेयर, 4 हो गया। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, से पहले हम पढ़ाए हैं क्या होता है, ठीक है, यानी C इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन। दबाओ यार दबाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑन रिडक्शन सेकेंडरी अमाइन इज गिव, क्या कहता है कि जब हम सेकेंडरी अमाइन, क्या कहता है कि सेकेंडरी अमाइन को ऑन रिडक्शन सेकेंडरी अमाइन इज गिवन बाय, ठीक है, रिडक्शन करवाएंगे यानी इन चारों में से किसका रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अमाइन आपको देगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा मिथाइल आइसोसाइनाइड का, किसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाइएगा। तो रिड्यूस करवाने के लिए आपको क्या लेना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, जो इसको रिड्यूस करवा देगा, इसको क्या करवा देगा, रिड्यूस करवा देगा और आपको क्या दे देगा, तो सेकेंडरी अमाइन को दे देगा, सेकेंडरी अमाइन को दे देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन लगा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन को देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, सोडियम तथा अल्कोहल के साथ RCN की अभिक्रिया से कौन बनता है। सोडियम तो RCN की अभिक्रिया करवाएं, ये आ गया, ये बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मेटल है, यहाँ पर इसको क्या किया, रिड्यूस करवा दिया, इसको जैसे ही अवकर्णित करवाएगा तो आपको क्या बन जाएगा, इसका निर्माण किया, यानी 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कर गया। किसका निर्माण किया, 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किया, यानी C2H5OH या RCH2OH का फॉर्मेशन किया, RCH2NH2। चलिए, यानी ये आपका सही ऑप्शन हो गया। और आपका फिर क्वेश्चन CH3CH2 दिया हुआ है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये बेटा इथाइल हो गया या अमाइन हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, इथाइल अमाइन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और आपका इस प्रकार बहुत ही खूबसूरत और एक प्यारा सा लेक्चर जो था वो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का मैंने ख़त्म कर दिया। और आप लोग को पता है बहुत जल्दी हम आपको लाइव आएंगे, तो लाइव का जो टाइम टेबल होगा वो आपको अप्रॉक्सीमेटली शाम के समय में होगा, लगभग 7 बजे के टाइम में। और आपको पहले से ये जानकारी दे दिया जाएगा कि लाइव हम कब आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक लेके आएंगे, कौन क्या पढ़ाएंगे, तो सारा कुछ रहेगा। आप बेफिक्र होके जितने कुछ चाहे वो सारा आप इकट्ठा करके बम्बार्डिंग करवा सकते हैं। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।